उर्दू पर। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। हर एक औरत की ज़िंदगी में माँ बनना एक तोहफे की तरह होता है, और जब एक औरत के जहन में ये सवाल आता है कि उसको अब माँ बनना है, तो वो वक्त उसके लिए बेहद ही खास होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं, बल्कि कंसीव करने से पहले और डिलीवरी के बाद भी ऐसी कई सारी बातें हैं जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि सही डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल, सही वक्त पर डॉक्टर से जांच और सही देखभाल। तो नाजरीन, अगर आप भी माँ बनने का सोच रही हैं या माँ बनने वाली हैं, तो आज की ये पेशकश आपके लिए बेहद खास है। और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं, तो आज आप हमारे माहिरीन से लाइव पूछ सकती हैं, और उसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करना होगा। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, हमारा समाजी ताना बाना इंसानी जिंदगी के इर्द गिर्द ही घूमता है, और ये फितरी अमल है कि अफजाइश नस्ल की इंसानी सलाहियत से इंसानी नस्ल आगे बढ़ती है। औलाद का होना ऊपर वाले का नायाब तोहफा है। औलाद का हुसूल, खानदान की नस्ली तरक्की हर इंसान की जरूरत और पाकीज़ा ख्वाहिश होती है। एक शादीशुदा जोड़े की खुशियाँ उस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक उस जोड़े की गोद में औलाद जैसी नेमत मौजूद न हो। ये भी हकीकत है कि औलाद वालिदैन की जिंदगियों का महवर होती है। मशक़ी मुआशरों में कसीरुल औलाद होना खुशबख्ती और खुशहाली की निशानी समझा जाता है। दुनिया चूँकि इनफरादी खानदानों की तरफ बढ़ रही है, इसलिए इन माशरों में भी वक्त के साथ साथ ज्यादा बच्चे पैदा करने का रुझान कम होता नजर आ रहा है। मगर साहिब औलाद होना अब भी बहुत अहमियत का हामिल है। हिंदुस्तानी बर-ए-सगीर में औलाद को अब भी नस्ल कायम रखने का जामिन और बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है। मुआशरे के इतने तरक्की कर लेने के बावजूद अब भी अगर शादी के कुछ अरसे बाद औलाद न हो, तो तरह तरह के सवालात शुरू कर दिए जाते हैं, जिससे सूरत हाल के बिगड़ने का खतरा और बढ़ जाता है। होना तो ये चाहिए कि समाज इस तरह के मामले में ताउन करे और सूरत हाल को सब समझें, क्योंकि एक तो ये वैसे ही पेचीदा मसला होता है, और दूसरे जिनके यहाँ औलाद नहीं हो पा रही है उन पर क्या गुजर रही होती है, इसका हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक एक मखसूस अरसे के बाद हमल ना ठहर पाने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, इसलिए ये निहायत जरूरी है कि मियाँ बीवी दोनों अपने टेस्ट करवाएं, जिससे सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का टेस्ट इस सूरत हाल में नागुज़ीर है, और ये काबिल गौर है कि ये परेशानी मर्द व ख़वातीन किसी में भी हो सकती है। ख़वातीन में हार्मोन के निज़ाम में बिगाड़ की वजह से भी हमल नहीं ठहर पाता, और इसका पता भी खून की जांच से चल जाता है। PCOS की परेशानी भी हमल में रुकावट का सबब हो सकती है। इसमें ओवरी के अंदर मौजूद पानी की थैली, जो कि हार्मोन की खराबी के बायस बन जाती है, मादा अंडों के बनने में रुकावट का बायस हो सकती है, जिसकी वजह से भी हमल नहीं ठहर पाता। मगर ये काबिल इलाज है और दवाओं से भी इसे खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चेदानी में किसी भी किस्म की रसौली या इन्फेक्शन की सूरत में भी हमल ठहरने के इम्कानात कम हो जाते हैं, तो इसकी भी जांच करवा लेनी चाहिए। वजन का ज्यादा होना, जहनी तनाव, ग़िज़ा का मुतवाज़िन न होना, ज्यादा उम्र, सिगरेट नोशी की वजह से भी हमल ठहरने में परेशानी हो सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद घबराने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में एक मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना है और उनकी तमाम बातों पर अमल करना है। इसके अलावा अपनी सोच को मुस्बत रखना है, ताकि बेहतरीन नताइज बरामद हो सकें और औलाद की महरूमी से जल्द अज जल्द निजात मिल सके।
हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। हेलो डॉक्टर में आज का हमारा मौजू है प्रेगनेंसी केयर एंड कॉम्प्लिकेशन, जिसमें हम जानेंगे कि कंसीव करने से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद क्या क्या बातों का ख्याल रखें ताकि माँ और बच्चा दोनों रहें सेहतमंद और तंदुरुस्त। और इन्हीं सभी मौजूआत पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर के अपर्णा शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ओब्स एंड गायनी, एम्स दिल्ली से। आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ है डॉक्टर स्वाति अग्रवाल, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ओब्स एंड गायनी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा रज़ा, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ ओब्स एंड गायनी, आयुर्वेदिक एंड यूनानी, तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। आप सभी का इस्तकबाल है। तो सबसे पहले डॉक्टर अपर्णा, कहते हैं हर एक चीज़ का ना एक वक्त होता है, हर चीज़ एक वक्त पर होती है, तो क्या प्रेगनेंसी के लिए भी कोई वक्त होता है? तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी भी देखा कि बेबी करने के लिए जो कपल है, जो माँ है, जो पेरेंट बनना चाह रहे हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है ना। उनको लाइफ में अभी प्रिपरेशन होना है कि नहीं, अभी मुझे तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत होती है एज से। तो अगर हम बोलें कि टीनेज प्रेगनेंसीज़ बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाती हैं, तो कभी भी टीनेज प्रेगनेंसीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम वो एडवाइस करेंगे। जहाँ हम टीनेज की बात करते हैं, वहीं पर हम ये भी बोलें कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज, तो मोर देन 35 ईयर्स, तो वो अदर एक्सट्रीम है जिसको हम बोलते हैं एल्डरली ग्रेविडस। तो मोर देन 35 भी नहीं हमें प्रेगनेंसी करनी चाहिए और टीनेज प्रेगनेंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हम इन एक्सट्रीम्स ऑफ एज में करते हैं, तो जैसे टीनेज प्रेगनेंसी होती है तो उसमें रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, प्रेगनेंसी टाइम से पहले होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब आपकी प्रेगनेंसी 35 ईयर्स के बाद होती है तो बच्चे में भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम का होना, बच्चे में बनावटी खराबी होना। तो हमको ये टाइम का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी शादी हो, प्लान करें, उसके बाद आप किस एज पे प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर स्वाति, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, औरतें जो हैं काम करने लगी हैं, तो इस वक्त पे जो काम करने की वजह से लाइफस्टाइल बदल जाता है और एज जो होती है प्रेगनेंसी की वो बढ़ने लग जाती है। तो इस सूरत में आपको क्या लगता है कि बेबी प्लान करने से पहले प्री कंसेप्शन केयर या जिसे हम काउंसलिंग बोलें, वो कितनी ज़रूरी होती है, ये हम जानेंगे। इससे पहले कॉलर है हमारे साथ, जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपका इस्तकबाल है। आपका नाम बताइए और अपनी उम्र बताइए। जी, और मैं आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरी जो जी, एक बार दोबारा से आप पूछे, थोड़ा सा आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। मेरी जो वाइफ है ना जी, उनका 38 वीक चालू है। 38 वीक जी, ओके। सोनोग्राफी में आया है कि मेरा लोकल कॉस्ट है। मैं आपकी आवाज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप 38 वीक्स की प्रेगनेंसी है आपकी वाइफ की, उसके बाद बताइए। हेलो, आप प्लीज़ एक बार दोबारा या तो कॉल ट्राई कीजिए, बिकॉज आपकी मुझे समझ नहीं आ रहा। 38 वीक्स की प्रेगनेंसी है, बस इतना मैं समझ पा रही हूँ। अभी आप आवाज आ रही? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप प्लीज़ कॉल दोबारा लगाइएगा प्लीज़। थैंक यू। जी मैम, तो जैसे हमने बात की प्री कंसेप्शन केयर या काउंसलिंग जैसे हम बात करें, वो कितनी इम्पोर्टेंट है? प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग और केयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे कि आपने बात करी कि आजकल लड़कियां बहुत करियर ओरिएंटेड हो गई हैं जी। साथ ही एक और चीज़ जो देखने को मिली है कि पहले वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते, और जब वो चाहते हैं तो बहुत अधीर हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें 2 महीने में ही प्रेगनेंसी हो जाए, 4 महीने में भी, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। राइट। कि अगर मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे टेस्ट कराने चाहिए। सबसे पहली बात ये उनको रियलाइज़ करनी ज़रूरी है कि स्ट्रेस प्रेगनेंसी ठहरने के लिए एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हो सकता है उन्हें प्रेगनेंसी ना ठहरे। ये ज़रूरी है कि वो स्ट्रेस ना लें। सेकेंडली, जहाँ तक बात करी आपने प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि
जैसे एक बच्चा एक औरत के शरीर में आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा कि उस औरत का शरीर उस बच्चे को पूरे 9 महीने तक ले जाने के लिए सक्षम है भी या नहीं है। तो जैसे कि कुछ औरतों को डायबिटीज़ की दिक्कत, दिल की बीमारी की दिक्कत, तो ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग और चेकअप से हमें पता ये चलेगा कि अगर उन्हें शुगर की बीमारी है तो वो कंट्रोल में है या नहीं है, अगर उन्हें दिल की बीमारी है तो वो मेडिकेशन से कंट्रोल में है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों को बिना कंट्रोल में किए प्रेगनेंसी करी जाए तो ना सिर्फ बच्चे को बट माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। सो अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो प्री कंसेप्शन केयर में हम टेस्ट करवाते हैं और आई थिंक मेल फीमेल दोनों के टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं। ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का एक और दूसरा पहलू ये है कि जिसमें हम देखते हैं कि बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो फैमिलीज में रन करते हैं। ओके कि ब्लड रिलेशन में किसी को कोई बनावटी खराबी निकली, फिर एक को निकली, फिर उसकी बहन के बच्चों में भी वही खराबी निकली। तो अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह की हिस्ट्री है तो ये इस तरह के हो सकता है जेनेटिक टेस्ट भी देखना होता है। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, बताइए अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर मेरी वाइफ है 38 वीक्स की प्रेगनेंसी है जी, और अभी उनका ना बेटी के गले में 2 कॉर्ड आए हैं सोनोग्राम। मुझे हाँ जी, एक बार फिर से प्लीज आप दोबारा रिपीट कीजिए अपना सवाल। 2 न्यूकल कॉर्ड आए हैं ये नेक के आप समझ पा रहे हैं? कुछ ग्रोथ इशू है। ग्रोथ का कोई इशू है? नहीं, ग्रोथ का इशू है। अभी बेटी के गले में 2 कॉर्ड बच्चे के गले अच्छा, में। अच्छा, ओके ओके कॉर्ड अराउंड नेक है तो कॉर्ड हाँ, अच्छा, okay. आई कैन टेक दिस क्वेश्चन। सो अभी जनरली क्या होता है, बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़ती है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको इसके अराउंड इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ये जो होती है कंडीशन बहुत सारे बच्चों में देखी जाती है, तो इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें जब बच्चा की डिलीवरी हो रही होती है, लेबर का प्रोसेस चल रहा होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान बस ध्यान रखना है बच्चे की धड़कन की मॉनिटरिंग होती है। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि बच्चे की डिलीवरी ऑपरेशन के द्वारा हो, आप नॉर्मल डिलीवरी भी करा सकते हैं। डिलीवरी के दौरान ड्यूरिंग द लेबर जब हो रहा होता बच्चे की धड़कन की मॉनिटरिंग होती है, तो इसमें कोई घबराने की वजह है नहीं वैसे। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं यही सलाह दूंगी उनको कि डिलीवरी जो कराए वो किसी अच्छे सेंटर में कराएं, अच्छे सेटअप में कराएं जहाँ पे ये लेबर मॉनिटरिंग ठीक से हो सके। तो उनको अपना जो जिस भी हेल्थ सेंटर जो चूज़ करते हैं वो बस ध्यान से चूज़ करना है। एंड ऑफ कोर्स अभी तक तो हेल्थ सेंटर उन्होंने चूज़ कर भी लिया बिकॉज 38 वीक्स, तो डॉक्टर को भी इस बात का पता ही होगा कि इस तरह से है। तो आई एम श्योर कि आपकी डॉक्टर भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगी। डॉक्टर रज़ा, जैसे हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो जब कोई औरत आपके पास आती है, प्लानिंग कर रही होती है बच्चा कंसीव करने के लिए, तो उसमें डाइट मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल होता है? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगी कि आपने बहुत एक जो मौजू लिया है, बहुत स्पेशल मौजू है। और इसमें जो भी पेशेंट और जो भी हामला हमारे पास हामला आती है उसको हम डाइट का एक चार्ट देते हैं। लेकिन जैसे प्री कंसेप्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्री कंसेप्शन का जैसे यूनानी परसेप्टिव से मैं ये कहूँगी कि जैसे मेरे पास पेशेंट आता है, इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं और वो फिर प्रेगनेंसी के लिए वो करते हैं, तो पहले इनफर्टिलिटी को ट्रीट करेंगे उसको। और अगर पेशेंट ऑलरेडी नॉर्मल हेल्दी लाइफ में चल रही है और वो कहती है कि जी अब मैं, जैसा कि मैडम ने भी बताया कि कैरियर ओरिएंटेड है, 30 साल हो जाती है एज, 32 साल हो जाती है, तो उनको पहले ये बताया जाता है कि अगर टीन एज है तो टीन एज के लिए अलग एक वो होता है, हमारा एक चार्ट बनता है। और एक जो है पोस्ट जैसे 35 एज की फीमेल है उसके लिए अलग। लेकिन डाइट का जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हम पर्टिकुलरली हमारे यहाँ जो यूनानी में कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले जो लाइफ स्टाइल है, आपका रहन सहन क्या है, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे रहते हो, आपका कोई डिजीज़ तो आपको नहीं है। और अगर पहले से कोई डिजीज़ आ रही है, जैसे सिस्टमिक डिजीज़ है, अगर ट्यूबरकुलोसिस है पेशेंट को
और वो कंसीव करना चाहती है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे कि टीबी का पहले ट्रीटमेंट ले लें वो, और उसके बाद आगे का अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है तो फिर प्रेगनेंसी के लिए, और प्रेगनेंसी के लिए हम दो चीज़ों का बहुत अहमियत देते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को बुला के हम जो है काउंसलिंग करते हैं, और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी मुझे तो कंसेप्शन हो ही नहीं रहा, और पेशेंट का जो हस्बैंड है वो अपना टेस्ट कराने के लिए एग्री नहीं होते, तो हमें दोनों का टेस्ट कराना है। डाइट का एक अच्छे से, विटामिन का बहुत अच्छा रोल है, विटामिन सी हम इसमें देंगे, हाई प्रोटीन डाइट का बताएंगे हम इनको, और पेशेंट को ये कहेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें, और जब भी कंसीव करना हो तो हम उसे एक ओवुलेशन चार्ट बना के देते हैं कि कब प्रेगनेंसी ठहर सकती है और कब नहीं ठहर सकती, तो कौन से दिन प्रेगनेंसी होती है ये भी पेशेंट को, क्योंकि सारे पेशेंट ना तो साइंस के स्टूडेंट हैं और ना नॉलेजेबल हैं, तो एक पेशेंट लेमैन की तरह आपके पास आता है तो उसको बताते हैं कि 11th डे से लेके 15th 16th डे तक आपका ओवुलेशन डे है। पीरियड्स होने के 11 से लेकर 15 डेज तक का ओवुलेशन टाइम होता है, जिसमें आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। उन्हीं दिनों में आप हेल्दी फूड पहले से ही लें, और बिना स्ट्रेस के। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नहीं, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ 2 या 3, एक तो दाल, उड़द की दाल हमारे यहाँ बहुत अच्छे से कहा जाता है कि उड़द की दाल इस्तेमाल करिए, एक मखाने का इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी हेल्दी है तो हम उसको ड्राई फ्रूट और ये सारी चीज़ें नहीं देंगे, बट विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर आप दे सकते हैं, और डाइट हरी सब्जियाँ, मीट मसाला मुर्गा जो है खाने में मना नहीं है, लेकिन पहले से मिर्च मसाला अगर देंगे पेशेंट को तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, तो उससे कहेंगे कि हेल्दी डाइट और हल्का फुल्का खाना खाए, लेकिन जब कंसेप्शन हो जाए तो जस्ट जैसे पीरियड मिस होता है दे हैव टू कम टू अस, जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। जैसे पीरियड मिस होता है तो उसके फिर हम इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कराते हैं, मगर एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर पेशेंट को कोई डिजीज़ है तो उसको मना करते हैं कि अभी प्रेगनेंसी आप 1 महीना 2 महीने या 6 महीने आप अवॉइड करिए। बट डिपेंड करता है ना कि डिसीज किस तरह, जैसे कि आपने टीबी की बात की कि टीबी का तो इलाज है कि 6 महीने 9 महीने के बाद आप उसको करिए, लेकिन अगर से हाई बीपी है किसी को या डायबिटिक है अगर पेशेंट, तो क्या उनके लिए भी मतलब प्लान करना, क्या आप उसको अवॉइड मना करेंगे? अगर ऑलरेडी नोन है नहीं तो उसमें मेंटेन करेंगे, हाँ, हम मेंटेन करने के लिए कहेंगे कि अगर ब्लड शुगर के आप दवाई खा रहे हैं, हाँ, लेवल उसको ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन रखिए, और आप अगर आयुर्वेद यूनानी की दवाई ले रहे हैं तो कंटिन्यू दैट, लेकिन अगर कोई एलोपैथिक की दवाई ले रहे हैं तो एज अ यूनानी पर्सन मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप उसे बंद करके आप एकदम इधर आ जाइए, यूनानी और साइमंटेनियसली दोनों आप अपना इलाज करवाते रहिए, यू हैव टू टेक, और आप प्लान कर सकते हैं। अगर डायबिटिक है और हाइपरटेंशन है तो उसे मेंटेन करिए, नमक कम खाइए, नमक जो भी ऐसी डाइट है वो मत लीजिए, फैटी फूड मत लीजिए, तो बेसिकली हेल्दी डाइट ले। तो डॉक्टर अपर्णा, जैसे कि मैम ने भी बताया कि मतलब ठीक है, टीबी का केस तो एक डिफरेंट हुआ, अब अगर जैसे डायबिटीज़ की हमने बात की, तो क्या ये चांसेस होते हैं कि अगर एक मदर कंसीव जब करती है और वो डायबिटिक है तो उसके बेबी को होने के भी चांसेस होते हैं? तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम, क्योंकि अभी हम प्री कंसेप्शनल से प्रेगनेंसी की हम बात करें तो हम मूव करते हैं प्री कंसेप्शन से प्रेगनेंसी, तो कोई अगर मदर डायबिटिक है और हमें पता है कि वो डायबिटिक है तो प्री कंसेप्शनल में, जैसा कि मैडम भी कह रही हैं, कि हम पहले देखें कि वो क्या दवाइयाँ ले रही हैं, क्या वो हमें उसे इंसुलिन में बदलने की ज़रूरत है, क्या उसके ब्लड शुगर्स कंट्रोल्ड हैं, क्या उसकी HbA1c कंट्रोल्ड है, क्योंकि अगर प्री कंसेप्शनल पीरियड में उसका HbA1c कंट्रोल नहीं है तो ऐसे में बच्चे में बनावटी खराबी होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। बच्चा बनावटी रूप से खराब हो सकता है। एक लेवल होता है HbA1c का, अगर वो 8 से ज़्यादा है तो देर आर हाई चांसेस कि बच्चा बनावटी रूप से खराब हो सकता है। तो ऐसे में हमें वेट करना चाहिए, कंट्रोल करिए, शुगर कंट्रोल करिए, 3 महीना कंट्रोल करिए, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी करिए। इसीलिए प्री कंसेप्शन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, फिर प्रेगनेंसी करिए। एपिलेप्सी है तो उसको दवाइयों पे 6 महीने तक आपको फिट नहीं आना चाहिए, उसके बाद ही आप ब्लड प्रेशर करिए। अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आपका क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल करिए, फिर प्रेगनेंसी करिए। एक थैलेसीमिया की भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। मैं आपको इसके बारे में, ये आपने सवाल जो पूछा है, ये मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपसे कि आपने ये सवाल पूछा है। अगर हम चाहते हैं अपनी कंट्री में अपने बच्चों को एक भविष्य देना, जो बहुत ही इम्प्रूवमेंट देना, तो वो मैं ये बोलूँगी कि एक सिंपल टेस्ट है थैलेसीमिया का, जो हम अगर अपने सारे न्यूली वेड
जो शादीशुदा लोग हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनमें माता पिता अगर स्क्रीन करें थैलेसीमिया के लिए, एक सिंपल HPLC का टेस्ट है। अगर आप HPLC भी नहीं करा सकते हैं तो एक CBC का टेस्ट है जिसमें कि स्क्रीनिंग हो सकती है थैलेसीमिया के लिए, ब्लड काउंट्स का टेस्ट है, उसमें भी आप थैलेसीमिया के लिए स्क्रीन कर सकते हैं। तो सिंपल टेस्ट अगर हम करें तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा रोज हमारे कंट्री में 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एटलीस्ट हम फ्यूचर जनरेशन में इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें। बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ है जो हम प्री कंसेप्शनल पीरियड में अगर हम करें, या एटलीस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में हम अगर ये डिटेक्ट कर सके तो हम फ्यूचर जनरेशन को एटलीस्ट थैलेसीमिया से हम बचा सकते हैं। सो नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर अपर्णा ने कहा, एक छोटा सा टेस्ट CBC, अगर आप वो टेस्ट करवाते हैं और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि छोटा सा टेस्ट आप करवाइए जिससे कि आप अपने आने वाले बच्चे के फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, आपका इस्तकबाल है, आपका नाम? हाँ जी नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ बॉम्बे से। जी। मुझे एक्सपर्ट लोगों से ये पूछना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में एक प्रेग्नेंट महिला को अगर कुछ हो जाए तो इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। डेंजर साइन की बात कर रहे हैं आप? ओके जी, डॉक्टर स्वाति। हाँ जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि ये इनको बोलते हैं हम प्रेगनेंसी के डेंजर साइंस, कि कब मरीज़ के दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है और मुझे डॉक्टर को जाके दिखाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ है पेट में दर्द होना। अब प्रेगनेंसी में ज़्यादातर गैस, अपच, ये सारी परेशानियां भी होती हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि वाकई में ये प्रेगनेंसी वाले दर्द आ रहे हैं या गैस की वजह से हैं। तो जो प्रेगनेंसी वाले दर्द हैं वो आपको समय के साथ बढ़ते हैं, रुक रुक के पेट का टाइट होना महसूस होता है लेडी को, या नीचे के रास्ते पानी छूट जाना या खून छूट जाना। तो ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि अब लेबर पेन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर महिला में पूरे समय पे 9 महीने पे ही दर्द शुरू हो, कई महिलाओं में समय से पहले भी हो सकते हैं। सो पहली बात, पेट में दर्द होना, जैसे मैंने कहा पानी छूटना या नीचे के रास्ते खून छूटना। उसके अलावा बहुत तेज़ सर में दर्द होना या फिर घर पे दौरे पड़ जाना। अगर ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ होता है तो उससे पहले कुछ लक्षण होते हैं जिनको हम इम्पेंडिंग साइंस बोलते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, धुंधला दिखाई देना आँखों से। अच्छा। सो अगर ये सारी चीज़ें हैं, साथ में अगर बुखार है मरीज़ को तेज़, या पैरों में दर्द या सूजन है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये सारे खतरे के लक्षण हैं। और बच्चे के लिए जो खतरे वाली बात है कि बच्चे के घूमने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट लेडी को, कि बच्चा दिन में कितनी बार घूमता है। उसके लिए सिंपल सा एक तरीका है कि सुबह के खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद महिला को बाएं हाथ की करवट करके 1 घंटे तक और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि बच्चा कितनी बार घूमा। क्योंकि सारा दिन आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते कि बच्चा घूमा, क्योंकि वो घूमने का मूवमेंट बहुत हल्का सा होता है और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप मिस कर सकते हो। तो दिन में ये 3 घंटे उससे रेस्ट भी हो जाएगा लेडी का, और उस 1 घंटे में बच्चा अगर 3 बार घूम जाता है तो ये रीअश्योरिंग होता है, ये सांत्वना देता है कि बच्चा ठीक ठाक है। अगर उससे कम घूमे तो ज़रूर तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जो बच्चे की मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं वो कौन से महीने से हमें सुनाई देना शुरू करती है? ये जो बच्चे की मूवमेंट है, वैसे तो 5वें महीने से ये मूवमेंट महिला महसूस करना शुरू कर देती है, पर कुछ महिलाओं में थोड़ा सा देर से भी हो सकता है। अच्छा। 6ठे महीने में। पर ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बोलते हैं कि 7 महीने के बाद बच्चा बचाने लायक होता है। अगर मूवमेंट्स कम है और हम बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो हम डिलीवरी करके उसको निकाल सकते हैं। तो 7 महीने के बाद ये मूवमेंट का ध्यान रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर स्वाति ने बताया, जो डेंजर साइंस आपको बताए हैं कि अगर ये चीज़ें, पैरों में सूजन का आ जाना है, बच्चे की मूवमेंट का कम होना, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आयशा, अब हम प्रेगनेंसी केयर की बात करते हैं, तो इसमें 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 1 to 3 months, 4 to 6 एंड 7 to 9 months। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले 3 महीने में माँ और एक बच्चा, नहीं कह सकते, फेटल कह सकते हैं क्योंकि अभी वो बनता है, तो किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आपके पास मिस्ड पीरियड करके आती है उसके इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं। और हस्बैंड वाइफ को दोनों को पहले भी मैंने बताया कि काउंसलिंग के लिए इसलिए भी बुलाते हैं ताकि उसको पता रहे कि इनकी क्या क्या केयर करनी है। तो जैसे ही पेशेंट आता है हमारे पास, हम यूपीटी, कभी कभी पेशेंट को कोई डिजीज़ होती है उसकी वजह से भी एमिनोरिया हो जाता है, पेशेंट का पीरियड मिस हो जाता है। तो जैसे ही हमने यूपीटी करा उसमें पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आते ही पेशेंट के 5 या 6 जो इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट है तो वो जो है बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इसलिए कराते हैं ABORH, ताकि अगर नेगेटिव ग्रुप है तो उसका एहतियात हम अलग से प्रेगनेंसी के दौरान करना पड़ेगा हमें कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, क्योंकि बच्चा अगर पॉजिटिव, हस्बैंड वाइफ में से एक का पॉजिटिव ग्रुप है और एक का नेगेटिव ग्रुप है तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर हमने उसको अवॉइड करा कि एक का ग्रुप हमें पता है और दूसरे का नहीं पता। तो पहले से ही हमें पता होना चाहिए। एक पेशेंट की स्क्रीनिंग कराते हैं तो स्क्रीनिंग में सारे टेस्ट करा देते हैं, और इसमें HIV, VDRL और ब्लड शुगर तो पहली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। अगर किसी को बाय द वे निकल जाता है कि ब्लड प्रेशर पहले से ही है या फैमिली की हिस्ट्री है, तो जनरल पहले अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, जनरल एग्जामिनेशन के बाद उस पेशेंट की हिस्ट्री, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री भी ले लेते हैं। कोई दवाई तो नहीं खा रही है पेशेंट, और जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उसे डाइट का बता देते हैं। और 12 हफ्ते तक हम कोई ऐसी टैबलेट या कुछ नहीं देते, सिर्फ वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग के लिए थोड़ा सा हम डॉक्सीनेट टैबलेट दे देते हैं या कुछ नींबू शिकंजी और इस तरह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पेशेंट का फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है तो उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में जो कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए आगाह करने के लिए, और चूंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे कि WHO की गाइडलाइन है, हम खुद भी कहते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम मिनिमम 4 विजिट्स होने चाहिए। तो एक तो 12 हफ्ते तक करवा लें, एक 26 हफ्ते तक, उसके बाद 36 वीक आते ही वीकली विजिट होनी बहुत ज़रूरी है हमारे साथ। और जैसे ही आपका 24 हफ्ता होता है तो उसमें आप अलर्ट हो जाओ कि 6 मंथ हो गए हैं। हाँ, तो हम सेकंड ट्राइमेस्टर पे अभी आएंगे। तो अभी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जैसे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अपर्णा, तो और क्या क्या एहतियात हैं जो कि एक एज एन मदर अपने बेबी को सेफ रखने के लिए हमें करने चाहिए? तो जैसा कि डॉक्टर आयशा ने बोला, ब्लड टेस्ट तो हम कर रहे हैं, है ना। सो हम जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो हम बहुत सारी, जैसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से हम सेकंड ट्राइमेस्टर पे हम जा रहे हैं अभी, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। बट मैं एक चीज़ पे बहुत स्ट्रेस करना चाहूँगी कि आज की डेट में अगर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है तो वो है अनीमिया की, है ना। अगर हम ये देखें कि इंडिया को हमारे नेशनल अनीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो उसके नाम बहुत बार बदल रहे हैं, आजकल अनीमिया मुक्त भारत है ना। तो वो प्रोग्राम बहुत सालों से चल रहा है, बट आज की डेट में भी हमारी 50% से ज़्यादा महिलाएं अनीमिया है। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। राइट। खून की कमी का मतलब है आपका हीमोग्लोबिन कितना है। राइट। मैं आपसे जितनी भी महिलाएं ये प्रोग्राम देख रही हैं, मैं उनसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका हीमोग्लोबिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? तो ये पता होना, और अगर आपकी लाइफ की कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसलिए रिलेटेड है क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम है। ओके, ठीक है। प्रेगनेंसी में 11 से कम, और अगर आप नॉन प्रेग्नेंट है तो 12 से कम। ओके, ठीक है। सो आज की डेट में 50% से ज़्यादा महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनका हीमोग्लोबिन 11 से कम है। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आपको अपना हीमोग्लोबिन बिल्ड करना है। तो कहीं ना कहीं आपको आयरन टैबलेट खाना शुरू करना है। आयरन टैबलेट खाने में दिक्कत आती है क्योंकि वो उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आपके डॉक्टर आपको लिख के देते हैं, बट क्या आप खा रहे हैं उसको? और अगर आप नहीं खा रहे तो आप वापस जाइए अपने डॉक्टर के पास कि भाई हम नहीं खा पा रहे हैं। तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि ठीक है आप एक दिन एक छोड़ के खा लीजिए, आप खाना खाने के 1 घंटे बाद खा लीजिए, थोड़ा नींबू पानी के साथ पी लीजिए, थोड़ा आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और अगर आप पूरी कोशिश करके भी नहीं, दवाई का ब्रांड बदल लीजिए। और अगर आप पूरी कोशिश करके भी नहीं खा पा रहे हैं, 3 महीना कर लिया ट्राई आपने, 2 महीना कर लिया, तो आप, हमारे पास इंजेक्शन भी हैं आज की डेट में जो आपको आयरन सप्लीमेंट करेंगे। बट इतना आपको ध्यान रखना है कि पूरी प्रेगनेंसी में आपका फोकस होना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन एटलीस्ट 11 ग्राम है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसके साथ अगर आपको अनीमिया है तो इसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने सिचुएशन बताई है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, आपका इस्तकबाल है। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम अंजू है। मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ। जी, आपकी क्या उम्र है और अपना सवाल पूछिए।
मैम मेरी एज है 42 इयर्स, मेरी बेटी है 13 इयर्स की। ओके। लेकिन मैम उसके बाद मेरे को 5 केस हो गए और मिसकैरेज हो जाता है 2-2.5 महीने पे। ओके। पहले तो होते ही बड़ी मुश्किल से हैं, 10-10 साल के बाद, 7 साल के बाद ये केस हुए मुझे। तो जब हुए तो फिर वो 2-2.5 महीने में खराब हो जाते हैं। ओके। तो ये क्या प्रॉब्लम है? तो आपकी मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है। हाँ जी। ओके। प्रेगनेंसी लॉस। प्रेगनेंसी ने तो डॉक्टर स्वाति आप रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी स्किल्ड गायनेकोलॉजिस्ट से, किसी ट्रेंड स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिले, क्योंकि रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके या तो बच्चेदानी की कमज़ोरी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी एक कंडीशन होती है जिसमें खून में छोटे छोटे थक्के जम जाते हैं, जिससे कि जो बच्चा है वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि जो आवर नाल में वो थक्के जमने की वजह से बच्चा बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तो उसके लिए दवाइयाँ हैं, जो खून पतला करने की दवाइयाँ अगर हम उन लेडीज़ को दें तो वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसके लिए टेस्ट करवाए जाए, ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, और साथ में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माँ और बाप में जेनेटिक प्रॉब्लम है कुछ, जिसकी वजह से जो बच्चा अल्टीमेटली बनता है उसमें जेनेटिक कोई आनुवांशिक खराबी होती है, जिसकी वजह से बार बार प्रेगनेंसी गिर रही है। तो हम उसका इलाज तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी वजह ना पता चले। तो सबसे पहले तो जांचें कराने की ज़रूरत है, जिससे कि हमें एक वजह पता चल सके कि ये बार बार प्रेगनेंसी ख़राब क्यों हो रही है। डॉक्टर अपर्णा, आप इसमें कुछ ऐड एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि अभी इन्होंने बताया कि इनकी एज 42 इयर्स है, तो इनकी एज में मैं अभी रेकमेंड करूंगी, जैसा डॉक्टर स्वाति ने बोला, कि आपको अर्जेंटली गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एज में ओवेरियन रिजर्व नहीं होता है, नहीं हो पाता, एज ज़्यादा है। हाँ, तो AMH काफ़ी लो होता है, तो ये भी एक और बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसमें क्वालिटी ऑफ एग्स जो होती हैं वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो इसमें अगर आप एक ओवरऑल रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, ये जो बार बार ख़राब होना देखा जाए, तो 50% ऑफ द टाइम ही हमें वजह पता चल पाता है। अगर हम सारे इन्वेस्टिगेशंस भी कर लें तो भी 50% ऑफ द टाइम हमें वजह चल पाता है जिसका ट्रीटमेंट है, बाकी टाइम हमें नहीं चल पाता। तो यही सजेशन रहेगा कि अर्जेंटली आप एक किसी स्किल्ड गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और देखें कि क्या हो पाएगा, बट एज एक सीरियस इशू है। जी, वायरल इन्फेक्शन के चांस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि टॉर्च टेस्ट, इनको एक इम्पॉर्टेंट टॉर्च टेस्ट तो कराना ही चाहिए, स्किल्ड गायनेकोलॉजिस्ट के लिए मैडम कह ही रही हैं, और जल्दी से जल्दी, क्योंकि एज ऑलरेडी 42 हो चुकी है, तो वायरल इन्फेक्शन टॉर्च टेस्ट कराएं सबसे पहले। और साथ में अगर इनका सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो रहा है तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी एक कॉज होता है उसका, कि सर्विक्स जो है डायलेट रह जाती है, तो उसको भी एक ये चेकअप कराएं। ये नहीं कि घर में बैठ के इनको ये कि हर बार इनका लॉस हो रहा है, तो ये सारे चेकअप करा के जल्दी से जल्दी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। एज का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर अदर कोई डिजीज़ है इनकी, कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक फैक्टर है, तो वो भी इनको एक बार स्क्रीन कराने में पता चल जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन होते ही इनको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाएगा। तो प्रॉपर निगरानी में कराएं जो भी काम से भी तो आई थिंक आपके बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं अगर कंटिन्यू मिसकैरेज हो रहा है। डेफिनेटली, इनफैक्ट हमारे पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको मिसकैरेज हुआ, पर वो प्रेगनेंसी करने के लिए इतने आतुर होते हैं कि वो वेट नहीं करना चाहते। लेकिन सच्चाई ये है, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहता है, कि एक अबॉर्शन के बाद आपके शरीर को कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए, कम से कम, जिससे कि आपकी बॉडी में जो खून की कमी हुई है, अगर सिंपल बहुत ही लेमैन टर्म्स में समझा जाए तो माँ के खून से ही बच्चे, और माँ की हड्डियों के कैल्शियम से ही बच्चे की हड्डियाँ बनती हैं। तो हर प्रेगनेंसी, चाहे वो प्रेगनेंसी सफल हो चाहे असफल हो, पर माँ के शरीर पे उसका डेफिनेटली असर पड़ता है। तो वो जो रिपेयर और हीलिंग प्रोसेस है, वो देने का टाइम बहुत ज़रूरी है कि हम वो हीलिंग का टाइम माँ के शरीर को दें। और एक वुमेन की लाइफ पे भी खतरा हो सकता है अगर बार बार वो कंसीव करने की कोशिश करती है, अगर मिसकैरेज या अबॉर्शंस होते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन आप करवाते हैं तो उसमें कम से कम अपनी बॉडी को 6 महीने का कम से कम टाइम दीजिए, बिकॉज एक औरत का एक सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है।
डॉक्टर आयशा, सेहत की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं आपसे चाहूँगी छोटे से आप हमें ये बताइए कि डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल की हमने बात की, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब एक औरत माँ बन रही होती है तो उसको एक डर होता है कि कुछ एक्सरसाइज करने से कहीं मेरे बच्चे पे कोई असर तो नहीं होगा। तो क्या एक्सरसाइजेस करना सेफ है? कुछ एक्सरसाइज सेफ हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक हम डिवाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप क्या कर सकते हो, आप हल्का सा वॉक कर सकते हो स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी हिस्ट्री एबॉर्शंस की है, मिसकैरेजेस की है, तो हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे कि कोई एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 मंथ्स तक ना करें। लेकिन अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो यू कैन गो फॉर वॉक, साइकिलिंग, हल्की फुल्की साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। योगा बहुत योगा इम्पॉर्टेंट है, योगा प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप जो है जैसे डाइट अच्छी ले रहे हैं उस तरह से जो है आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में उनके लिए हम अलग अलग एक्सरसाइज बता देते हैं। एक्सरसाइज कहीं अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी की कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर प्रेगनेंसी आपकी पहले जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर तक बिल्कुल नॉर्मल गई है और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको लगता है कि पहले एक डिलीवरी उसकी प्रीमैच्योर का मतलब डिलीवरी टाइम से पहले हो चुकी है, एक डिलीवरी ऐसे हुई है, तो उसको बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। ये कंट्रा इंडिकेटेड है। या किसी पेशेंट को 3 या 4 डिजीज, नंबर 1 हाइपरटेंसिव है पेशेंट और वो जो है ब्रिस्क एक्सरसाइज कर रहा है और खूब तो मतलब एक नॉर्मल एक्सरसाइज रिजीम करें और जो भी एक्सरसाइज फॉलो करें वो अपनी डॉक्टर की सलाह पे ही करनी चाहिए। अगर किसी को ब्लीडिंग, स्पॉटिंग की तो हिस्ट्री है वो तो अवॉइड करें। तो मेरा कहना यही है कि एक्सरसाइज, और साथ साथ में एक्सरसाइज के साथ एक और बात कि हम ट्रैवलिंग के लिए भी कह देते हैं कि पेशेंट अगर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी है और पेशेंट अवॉइड कर सकता है तो 12 वीक्स तक जितने भी अवॉइड कर सकता है तो उसे वो अवॉइड 12 करना वीक तक चाहिए। अवॉइड डॉक्टर अपर्णा, आप इसमें हाँ, मैं बस इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि हमने हमारे यहाँ पे योगा पे काफ़ी रिसर्च भी हुआ है। तो हमने स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए योगा इन प्रेगनेंसी का मॉड्यूल बनाया है। और हम अब अपने यहाँ पे अपनी एंटीनेटल OPD में रूटीन सर्विसेज ऑफर करते हैं योगा इन प्रेगनेंसी के लिए। तो योगा इन प्रेगनेंसी अभी काफ़ी एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेबल है और एडवाइजेबल है। बिल्कुल। तो समथिंग विच इज़ बहुत नेचुरल है और काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो समथिंग दैट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल करना चाहिए। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हम लोग सेकेंड से थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक मेंटल प्रिपरेशन चाहिए डिलीवरी के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बर्थ प्लानिंग की बात आनी चाहिए, जहाँ पे हम तैयार हो सकें कि हम कहाँ डिलीवरी कराएंगे, किस तरीके से डिलीवरी कराएंगे, क्या हम डिलीवरी के टाइम पे हमें किस तरीके का पेन रिलीफ चाहिए, क्या हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और डिलीवरी के बाद हम कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी एक सलाह दी है और इसी पे मैं चाहूँगी कि आप ऐड करें कि एक हॉस्पिटल को चुनने से पहले कि हम इस हॉस्पिटल में डिलीवरी करनी है, ऐसी कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए बच्चे के साथ तो वो फैसिलिटीज़ उस हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए। जी, ये जो बर्थ प्लानिंग है ये बहुत इसी का पार्ट है कि हम शुरू से शुरू करें कि तो हम जो आसपास की डिस्पेंसरी है वहाँ पर हमने नाम लिखवाया है, बट क्या वहाँ पर डिलीवरी की सुविधा है, क्या वहाँ पर इमरजेंसी की सुविधा है, क्या वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा है। हो सकता है सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा वहाँ पर ना हो, लेकिन क्या वहाँ पर रेफरल की सुविधा है, वो जो डिस्पेंसरी है क्या वो कनेक्टेड है किसी हॉस्पिटल से। तो ये सारी बातें अपनी डॉक्टर से पूछ के रखें ताकि मिडनाइट में आपकी डिलीवरी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अचानक से ना दौड़ना पड़े। तो ये इसको हम बोलते हैं बर्थ प्लानिंग, जहाँ पे आप साफ साफ अपने डॉक्टर से बात करिए। और ये बर्थ प्लानिंग बहुत जरूरी है 7वें और 8वें महीने के बीच। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर एक सिंह बोल रहा हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? यूपी से, मुरादाबाद यूपी। जी जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, डॉक्टर अपर्णा बोल रही हैं आप? नहीं, मैं डॉक्टर अपर्णा नहीं बोल रही हूँ, आप अपना सवाल पूछिए, वो मेरा आपका सवाल सुन ये रही है है। कि मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई थी 12 दिसंबर। ओके। तो उसके ना जहाँ पर टांगे लगते हैं, सिजेरियन हुआ था, तो वहाँ पे पेन था हल्का। हमने उन डॉक्टर को फोन किया था, उन्होंने भी ये बोला कि हो जाता है हल्का फुल्का पेन, तो पेन किलर से उसको आराम मिला। लेकिन आज 7 महीने हो गए हैं, फिर भी उसको पेन रहता है, जब वजन उठाती है या कोई भी काम करती है घरेलू। ओके जी, कोई टांगों में दिक्कत नहीं है उसके? अच्छा डॉक्टर सिंह, आपका सवाल देखिए ऐसा है कि कई बार सिजेरियन के बाद
3 महीने तक पेन हो सकता है। पर वेट उठा रही हैं वो। तो जनरली मैं ये बोलूँगी कि एक बार आपने मतलब डॉक्टर्स को दिखाना ठीक होता है। देखिए आप भी एक डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि जब टाँके लगते हैं तो 6 वीक्स टू 3 मंथ्स तक हीलिंग टाइम तो रहता है। उसके बाद भी अगर पेन है तो आप देखिए कि क्या लेवल ऑफ एक्टिविटी है, कुछ वेट लिफ्टिंग है कि क्या है, कोई लोकल हिमेटोमा तो नहीं बना है, कोई सेकेंडरी हीलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये इस तरीके से कोई चीज़ें देख लीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो एक लोकल एरिया में अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं। बट अगर ओवरऑल ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई ऐसे टाइटनिंग नहीं है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात होनी नहीं चाहिए। बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आप हॉस्पिटल जाके एक बार अपने डॉक्टर को दिखाएं। जी, वो डॉक्टर के पास नहीं गई, उसने बस फोन पे बात करी है, मिल नहीं पाई, तो जी उन्होंने जी बोला नहीं, बट ये आप नॉर्मल। जी जी आप एक बार आप दिखाना बेटर है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर स्वाति, जब भी हम कंसीव करते हैं तो पहले दिन से हमारे दिमाग में एक सवाल होता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, कहीं सिजेरियन तो नहीं होगी, नॉर्मल हो जाएगी या नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी तैयारी है जो पहले दिन से लेकर हमें करनी चाहिए ताकि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए हो? बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो एक अलग बात है। जी ज़रूर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि बहुत सी महिलाओं के मन में डर रहता है नॉर्मल डिलीवरी को लेके, और शायद इसमें आसपास की महिलाओं का भी काफ़ी रोल होता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जिनके अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग इतने ज़्यादा शेयर नहीं करते, लेकिन जिनका एक्सपीरियंस ख़राब होता है वो ज़रूर शेयर करते हैं सबसे। राइट। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों के मन में डर रहता है। तो सबसे पहले, जैसे अब हम फिज़िकल हेल्थ और फिज़िकल फिटनेस की बात कर रहे थे, मुझे लगता है प्रेगनेंसी में मेंटल हेल्थ की बात हम इतनी नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए। बिल्कुल। और मेंटल फिटनेस, मेंटल प्रेपरेशन, नॉट जस्ट कि कैसे की डिलीवरी होगी, बट मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और एक लेवल ऑफ फिज़िकल फिटनेस रहेगा। ये जैसे हमारी बुज़ुर्ग दादियाँ नानियाँ बोलती हैं कि घर का काम करो और पोछे लगाओ और डिलीवरी में आसानी होती है, एक हद तक ये सही है। जितना आप एक्टिव रहते हैं, जितना आप काम करते रहते हैं, उतना आपकी बॉडी फिट रहती है प्रेगनेंसी में भी, और उतने ही कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं, उतने ही नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, मेंटल हेल्थ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रेगनेंसी और मेंटल हेल्थ को इतना डिस्कस ही नहीं किया जाता है हमारी कंट्री में। जबकि अगर हम आंकड़ों को देखें तो जिस तरह से 50% महिलाओं में खून की कमी है, वैसे ही 50% के से ज़्यादा महिलाएं प्रेगनेंसी में या डिप्रेशन या एंग्जाइटी, इन चीज़ों का शिकार रहती हैं। वो एंग्जाइटी किसी भी चीज़ को ले सकती है, और प्रेगनेंसी के हार्मोन्स भी इसमें काफ़ी रोल प्ले करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी होने के बाद जब डिलीवरी हो जाती है, तो जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से भी ये डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये बहुत कॉमन है। तो इसमें एक योगा, मेडिटेशन, अगेन फिज़िकल और मेंटल माइंडफुलनेस के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिज़िकली नहीं मेंटली भी आपको प्रिपेयर करता है। और इसमें मैं सारे दर्शकों से ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने आप को प्रिपेयर करना, ये पूरी एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वो माहौल देना कि जिसमें वो खुश रह सके। क्योंकि अगर वो खुश रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी, तभी उसकी ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि जो महिलाएं स्ट्रेस में रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, एंग्जाइटी में, उनके बच्चे कम वज़न के होते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपको एक स्वस्थ पोता पोती चाहिए तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बहुओं का ख्याल रखना। सही बात है। मतलब हर एक की चाह तो होती है कि उन्हें बच्चा चाहिए जो उनके ख़ानदान को आगे बढ़ा सके, लेकिन उसके लिए ज़रूरी भी है कि वो बच्चा सेहतमंद पैदा हो। तो उसमें ये सिर्फ एक माँ का रोल नहीं होता, मुझे लगता है पूरे परिवार का रोल होता है कि वो उसकी उतनी देखभाल करे ताकि वो आपको एक सेहतमंद बच्चा दे सके। बिल्कुल, आप कुछ कहना मैं बस इसमें ये ऐड करना चाहूँगी, डॉक्टर स्वाति ने जो बोला है कि आजकल पेन रिलीफ के ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं, है ना। हम नॉर्मल क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम पेन से डरते हैं। बिल्कुल। और आपका राइट है पेन रिलीफ मांगना। अगर हम पेन रिलीफ नहीं मांग रहे तो हम कुछ छूट रहा है हमसे। तो लेबर एनाल्जेसिया की पूरी फैसिलिटी हम मांग सकते हैं। हो सकता है हर जगह नहीं अवेलेबल है, तो धीरे धीरे ये फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं। पेन इन द सेंस नॉर्मल डिलीवरी में, हाँ, लेबर एपिड्यूरल है, ओके, लेबर एपिड्यूरल है, लेबर एनाल्जेसिया के अदर ऑप्शंस हैं, है ना। सो ग्रेजुअली
जो है हर फैसिलिटी इम्प्रूव हो रही है। तो हर जगह जैसे होता है ना कि ये डिमांड सप्लाई है, तो हम जितना मांगेंगे उतनी चीज़ें आएंगी। तो ये अवेयरनेस हमारी तरफ से भी आनी चाहिए कि मुझे पेन फ्री लेबर चाहिए। तो एनेस्थीसिया इतना एडवांस हो चुका है कि लेबर एपिड्यूरल्स, हम उसको वॉकिंग एपिड्यूरल्स बोल सकते हैं कि आप एपिड्यूरल लगा के भी आप वॉक कर सकते हो, एपिड्यूरल लगा के भी आप अच्छा पुश कर सकते हो। और दूसरा है कि लेबर पोजीशंस, ज़रूरी नहीं है कि आप लेट के डिलीवर करो, आप बैठ के डिलीवर कर सकते हो। तो लेबर पोजीशंस आर चेंजिंग। तो ये सारी विद एडवांसमेंट्स, विद पेन रिलीफ, विद एडवांसमेंट इन लेबर पोजीशन, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आपको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। आप अपने डॉक्टर से जाके बात करिए। तो ये सारी चीज़ें, अगेन आई विल कम बैक, बर्थ प्लानिंग बहुत ज़रूरी मैं है। एक बात कहूँगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को बिल्कुल अलग करके देखा जाए और आंका जाए। जैसे ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं उसमें नॉर्मल डिलीवरी के तो हम फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आपको या सेकंड ट्राइमेस्टर में 20 हफ्ते के बाद आपको एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया क्या होता है, इसमें जो है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, एडिमा हो जाता है पैरों पे और पेशेंट को बेहोशी आ जाती है। तो अगर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको हो रही हैं तो उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी करके एक अच्छा सा ऐसा सेंटर आपको ढूंढना चाहिए जहाँ आपकी फैसिलिटीज़ पूरी हो। और पहले से ही ये नहीं कि जिस आपको अगर आप बताया गया है कि आपकी डिलीवरी दिसंबर में होनी, तो आप दिसंबर 2 को डिलीवरी है तो आप पहली दिसंबर को दौड़ते भागते फिर रहे हैं कि आज कहाँ जाना है। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड नॉर्मल प्रेगनेंसी। मगर नॉर्मल प्रेगनेंसी कब हाई रिस्क बन जाए ये भी नोबडी नोज। जैसा कि हम जानते हैं कभी कभी ब्लीडिंग, सडन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है 7 और 8 मंथ पे, तो और 2-3 कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जैसे ब्लीडिंग हुई पेशेंट को और पेशेंट ने कहा नहीं ये नॉर्मल ब्लीडिंग है। नॉर्मल नहीं है, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही, मैडम ने बताया फीवर हो रहा है पेशेंट को, कोई चक्कर आ रहे हैं या हेडेक है, सीवियर हेडेक है, तो यू हैव टू गो टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल। और जो भी आपने अगर कहीं नाम लिखवा रखा है या कुछ कर रखा है तो वहाँ तक पहुँचिए। और जो PSC हैं उसमें जैसे 24 आवर्स की फैसिलिटी है या नहीं, ये आप पहले से ही प्लान करके रखिए। और सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि फैमिली का है ये, जो बच्चा पैदा कर रही है औरत, वो एक खुद अकेली नहीं, उसके लिए एक फैमिली पूरा बैकग्राउंड कि हर एक का सपोर्ट, खासतौर से हस्बैंड का सपोर्ट उसमें बहुत ज़रूरी है। और डे टू डे की एक्टिविटी जो लास्ट वीक होता है उसमें जो है 36 तो 40 वीक्स में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और हाइजीन का बहुत बड़ा ख्याल रखना चाहिए, डाइट का ख्याल रखना चाहिए। और रात में जो है खूब हैवी फूड, मीट मसाला मुर्गा खा के और सो गए और रात में जो है प्रॉब्लम आ गई तो हार्ट बर्न हो जाएगा, पेशेंट को लगेगा मुझे तो हार्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लास्ट वाला मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी अगर आप फील करते हैं और जो आपकी समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप अपनी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। अपने आप से कोई भी एक बात और कहूंगी, अगर किसी डॉक्टर ने बता दिया है कि सिजेरियन होना है, पेशेंट को लगता है कि ये डॉक्टर ने तो मुझे झूठ बोल दिया है, और पेशेंट जो है अल्ट्रासाउंड में उसका ब्रीच यानी उल्टा बच्चा है, और वो कहती है कि नहीं जी मेरी तो दाई जो है, और उसने लेमैन से बात करी कि नहीं जी नॉर्मल हो जाएगा। तो प्लीज़ ये मेरी सभी दर्शकों से ये गुजारिश है और कि आप बिल्कुल इलिटरेसी में मत पड़िए। अगर किसी डॉक्टर ने कहा है आप 2 कंसल्टेशन ले सकते हैं कि कहीं दोबारा जाके अगर है सिजेरियन तो आप सिजेरियन के लिए यू शुड बी प्रिपेयर। और कोई सिजेरियन इतना बड़ा आज की तारीख में नहीं रहेगा, सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास। थैंक यू सो मच, आपने बहुत एक वंडरफुल मैसेज हमारे व्यूवर्स को दिया है। तो सेम मैं आपसे भी मैसेज जानना चाहूँगी डॉक्टर स्वाति कि हमने अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है प्रेगनेंसी प्री कंसीव काउंसलिंग के ऊपर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है आफ्टर डिलीवरी के बाद जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होती हैं, जिसे हम कंट्रासेप्टिव भी बोलते हैं, कि दोबारा प्रेगनेंसी जो है वो कब करनी चाहिए एक लेडी को। अगर किसी तरह की, अगर उसने अभी प्रेग्नेंट हुई है तो कब, कितना समय उसकी बॉडी को चाहिए दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए, या तो इसके बारे में आप मैसेज। हाँ जी ज़रूर। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो भी प्रेगनेंसी होती है वो औरत के शरीर पे बहुत असर डालती है। तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, एक हेल्दी डिलीवरी होने के बाद कम से कम 3 साल का अंतर ज़रूरी है 2 बच्चों के बीच में रखना। और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए एक मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बोलना चाह रही हूँ कि कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि जब तक हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं और महीना नहीं आ रहा है तब तक हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी कि महीना ना आते हुए भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं।
Right. सो अगर आप बच्चे को दूध के अलावा ऊपर का कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप 6 महीने तक प्रोटेक्टेड रहते हैं प्रेगनेंसी से। लेकिन अगर आपने ऊपर का कुछ भी दूध, घुट्टी, शहद कुछ भी दिया है मरीज को, तो 1.5 महीने के अंदर अंदर, महीना ना होते हुए भी आपको प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना रहती है। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर अपर्णा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आफ्टर डिलीवरी के बाद फीडिंग कितना टाइम बच्चे को करवाना चाहिए, और दूसरा जो लेडीज़ जल्दी से ये सोचते हैं कि अब मेरा वजन बढ़ गया है और मैं जल्दी से एक्सरसाइज करना शुरू कर दूँ, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? एक छोटे से में प्लीज़ हमें बताइए। हाँ, सो मैं ये बोलूँगी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि जिसमें आप बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिला रहे हैं, तो वो 6 मंथ्स करना चाहिए। ओके। और वैसे ब्रेस्ट फीडिंग विद टॉप फीडिंग एटलीस्ट 2 साल तक तो कर सकते हैं। मतलब फिर वो उसको मिक्स फीडिंग हो जाता है, बट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स के लिए करना चाहिए। और एक्सरसाइजेज देखिए, जिस पोस्टनेटल योगा हम 6 वीक्स के बाद आप शुरू कर सकते हैं। 6 वीक्स के बाद थोड़ा थोड़ा योगा करके और एक्सरसाइजेज, वॉकिंग आप 6 वीक्स में आप धीरे धीरे करके शुरू कर सकते हैं। बट जनरली जो पूरे चेंजेस आपको वापस आने में 6 मंथ्स के बाद आपको आप अच्छे तरीके से आप वापस आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्रेगनेंसी पे इतनी अच्छी बातें और हमारे व्यूवर्स से इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। सो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए, थैंक यू। हमें उम्मीद है नाजरीन आज की ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर आपके भी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com, और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि है DD उर्दू। अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। कैसा लग रहा है मैडम?